गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फेजर्स। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेजर एंड फेजर डायग्राम। ये हमने अभी तक पढ़ा है कि इन फिजिक्स देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। फर्स्ट आर स्केलर क्वांटिटी, सेकंड आर वेक्टर क्वांटिटी, थर्ड आर टेंसर एंड फोर्थ आर फेजर। वी आर वेल नोन दैट scalar quantities only contain magnitude. Vectors are those quantity that contain magnitude as well as direction. Tensors are those quantity which have magnitude, direction, and also they depend upon the sense of rotation, or you can call it they depend upon the separation from the rotational arm. मीन्स वो रोटेशन पे भी डिपेंड करती हैं, एक लीवर आर्म पे डिपेंड करती हैं. नाउ द लास्ट वन, दीज आर फेजर्स. तो व्हाट आर फेजर्स? फेजर्स आर द रोटेटिंग वेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट a sinusoidally varying physical quantity like alternating current, like simple harmonic wave. So those physical quantity which are sinusoidally varying will be represented by the phasors. So once again, phasors are rotating vectors which represent sinusoidally or alternatively varying physical quantities. Now first come to the properties of a phasor. एक phasor की क्या properties होंगी? First of all, a phasor rotates with the same speed as parent quantity takes to complete its one cycle. जितने टाइम में इसकी पेरेंट क्वांटिटी अपना एक साइकिल पूरा करती है, उतने ही स्पीड पर यानी उतने ही टाइम पीरियड के साथ फेजर रोटेट करता है. यानी वी कैन से द टाइम पीरियड ऑफ द फेजर एंड इट्स पेरेंट क्वांटिटी इज सेम. जिस क्वांटिटी को ये फेजर रिप्रेजेंट करने वाला है उसका टाइम पीरियड एंड फेजर का टाइम पीरियड बोथ आर सेम. नंबर 2, लेंथ ऑफ द फेजर रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. जिस क्वांटिटी को फेजर रिप्रेजेंट कर रहा है ये उसकी पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. यानी लेंथ ऑफ फेजर रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. नेक्स्ट, द प्रोजेक्शन ऑफ फेजर ओवर ए गिवन एक्सिस, मे बी हॉरिजॉन्टल मे बी वर्टिकल, will represent the instantaneous value of that quantity. उस क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है प्रोजेक्शन ऑफ फेजर एट एनी टाइम. किसी टाइम पर फेजर का जो भी प्रोजेक्शन किसी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आएगा, हम एट ए टाइम कोई सी एक एक्सिस कंसीडर करेंगे, या तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल. नेक्स्ट, इफ फेजर इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, यानी द फेजर दैट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, दीज आर टेकन positive phasors and their angle is represented by +5, whereas the phasors that rotate clockwise are called negative phasors and the angle is taken with -5. 5 yani phase angle. What do you mean by the phase angle? Phase angle is the angle between any two phasors. किसी डायग्राम में जब दो से ज्यादा फेजर होते हैं तो कोई दो फेजर के बीच में जो एंगल बनता है दैट वी कॉल देयर फेज एंगल, एंड दिस एंगल इज आल्सो नोन एज फेज डिफरेंस. दिस एंगल इज आल्सो नोन एज फेज डिफरेंस. नाउ द फेज डायग्राम और एर्गन डायग्राम. फेज डायग्राम क्या होता है? द डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ फेजर्स इज कॉल्ड फेज डायग्राम और एर्गन डायग्राम. Let us see how shall we draw the phase diagram. First of all, I have assumed a horizontal axis and a vertical axis. Now the quantity which I want to represent, once again see, यहां पर मैंने ब्लू कलर से करंट फेजर लिया है और ब्लैक कलर से वोल्टेज फेजर लिया है. यह है हमारा इनिशियल पॉइंट जहां से फेज स्टार्ट होता है. इस पॉइंट से यहां तक मैंने एक लेंथ लिया, तो दिस लेंथ रिप्रेजेंट्स आई नोट, यानी ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है. इस करंट का एक प्रोजेक्शन मैंने वर्टिकल एक्सिस पर लिया है और एक प्रोजेक्शन मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लिया है. वर्टिकल एक्सिस वाले प्रोजेक्शन को मैंने आई कहा और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को मैंने आई डैश कहा है. अगर मैं इस एंगल को, दैट वी कॉल इपोक एंगल, ओमेगा टी इज कॉल्ड
इपोक एंगल या इनिशियल एंगल, इनिशियल फेज एंगल, इपोक एंगल, इनिशियल फेज एंगल। तो इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो अगर ये एंगल ओमेगा टी है तो ये वाला एंगल भी ओमेगा टी होएगा, और साइन ऑफ दिस, ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, एक राइट ट्रायंगल बनेगा तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ दिस एंगल विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज आई, हाइपोटेन्यूज इज आई नॉट। तो आई कैन से साइन ओमेगा टी कैन बी रिटन एज आई अपॉन आई नॉट, और आई कैन be written as I naught sin omega t. But if I take the projection on horizontal axis, then this angle will be deciding by base. So I dash can be written as I naught cos omega t. Don't worry, sin and cos both are periodic function. It only differs the start. एक केस में अगर जीरो से स्टार्ट होता है तो दूसरे केस में वो किसी एक पीक वैल्यू से स्टार्ट होगा, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, डिपेंडिंग अपॉन द इपोक एंगल। ये इपोक एंगल किधर जाता है। तो खैर यहां पर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन आया वो कोस के साथ आता है, जबकि वर्टिकल एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन आएगा वो साइन के साथ आएगा। सिमिलरली मैंने ब्लैक लाइन से एक बड़ा फेजर लिया है, ये जो सर्कल है दैट वी कॉल रेफरेंस सर्कल, जो हमने सिंपल हार्मोनिक वेव में भी पढ़ा था। तो ये रेफरेंस सर्कल है, यहां पर मैंने दिया, तो यहां से यहां तक का लेंथ, ये हमारा वोल्टेज फेजर है जिसकी लेंथ मैंने वी नोट ली है। वी नोट का अगर मैं प्रोजेक्शन यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं वर्टिकल एक्सिस पर तो दैट इंडिकेट्स वी, और विद द सेम रीजन वी इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, बट दिस टाइम इट इज नॉट ओमेगा टी। बेसिकली दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड फेज एंगल, और यहां पर ओमेगा टी प्लस फाइव दोनों का जुड़ के ये एंगल बने तो ओमेगा टी प्लस फाइव। नाउ अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लेता हूं, इसका एक वैल्यू मैंने हॉरिजॉन्टली यहां पर डाल दिया है, तो वी डैश विल बी कॉल्ड वी नोट कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। आउट ऑफ द टू फेजर, इस डायग्राम में दो फेजर हैं, पहला है करंट फेजर शोन बाय दिस लाइन, और दूसरा है वोल्टेज फेजर। दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है दैट वी कॉल फाई, इस एंगल को हम फाई कहते हैं, एंड दिस फाई इज कॉल्ड फेज एंगल। ये जो एंगल दो फेजर के बीच में बना है दैट आई कॉल फाई, एंड फाई इज कॉल्ड फेज एंगल और फेज डिफरेंस। नाउ द क्वांटिटी विच इज एंटी क्लॉकवाइज, जो क्वांटिटी एंटी क्लॉकवाइज है, अगर मैं यहां से देखूं इट इज द बेस लाइन और स्टार्ट लाइन। एक बार फिर ध्यान से देखें, ये बेस लाइन है या स्टार्ट लाइन है, दोनों फेजर यहीं से स्टार्ट होते हैं। किसी टाइम टी पर अगर ये यहां पर है तो अगला फेजर यहां पर है, तो आउट ऑफ द टू विच इज मोर एंटी क्लॉकवाइज, आई थिंक वोल्टेज फेजर इज मोर एंटी क्लॉकवाइज, सो फाई विल बी टेकन पॉजिटिव। जब मैं वी की बात कर रहा हूं तो वी के लिए फाई पॉजिटिव होगा, सो वी इज कॉल्ड लीडिंग फेजर। अगर दोनों की बात की जाए तो दोनों में से वी लीडिंग फेजर है, वेरेज जब मैं आई की बात करता हूं तो आई वी से क्लॉकवाइज है, यानी आई के मुकाबले ये क्लॉकवाइज है, यानी अगर दोनों के बीच का एंगल फाई है तो वी के लिए फाई पॉजिटिव और आई के लिए फाई माइनस लिया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड लीडिंग फेजर। वोल्टेज यहां पर लीडिंग होगा जबकि ये हमारे पास लैगिंग होगा यानी बिहाइंड होगा। तो अगर किसी डायग्राम में दो क्वांटिटी है तो आउट ऑफ द टू क्वांटिटी विच इज अहेड और विच इज एंटी क्लॉकवाइज विल बी कॉल्ड लीडिंग फेजर, द क्वांटिटी विच इज मोर क्लॉकवाइज विल बी कॉल्ड लैगिंग फेजर। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं डायग्राम को तो आपको ये इक्वेशन का एक चीजें मैं आपको समझाने के इसमें हूं, ये शायद आपको ज्यादा समझ में आएगी। यहां पर मैंने बेस लाइन बनाया, एक बार फिर यही हमारा बेस लाइन है। एज यूजुअल अगर मैं मान लूं कि मैं करंट के साथ एक फेजर बनाने वाला हूं और करंट है I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, तो यहां पर जीरो और ये वाला करंट फेजर मेरे पास आएगा वैल्यू आई नोट, और यहां से ये वैल्यू आई हो जाएगी, तो दिस इज करंट फेजर, ये एंगल है ओमेगा टी। अब मैंने मान लिया कि दूसरा फेजर मेरा जो वोल्टेज है वो नीचे है, दिस साइड, तो this is what, this angle is called phi,
दोनों फेजर के बीच का एंगल फाई होगा, ये वी नॉट आ जाएगा और यहां से इसका जो प्रोजेक्शन है वो यहां होगा नीचे की साइड। तो अब क्या होगा, V का एंगल है V फाई, तो यहां बेस लाइन से कितना आगे है, अगर बेस लाइन से ये एंगल देखा जाए तो दिस एंगल विद द बेस लाइन इज ओमेगा टी माइनस फाई, ओमेगा टी से फाई को माइनस किया है, दैट्स वाई यहां पर वोल्टेज का जो इक्वेशन लिखा जाएगा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं तो आउट ऑफ द टू 5 डिग्री आगे है करंट, तो करंट इज लीडिंग फेजर दिस साइड एंड वोल्टेज 5 डिग्री पीछे है, नेगेटिव में है, दैट्स व्हाई वोल्टेज इज कॉल्ड लैगिंग फेजर। तो वंस अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द फैक्ट दैट दोज आर द लीडिंग फेजर व्हिच आर एंटी क्लॉकवाइज and those quantity are lagging phasor which are clockwise. Anti-clockwise phasors are taken positive and their angle is written with +5. So this is all about now.